फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। और उसमें आर्टिकल 25 के आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग ने डीपीएसपी देखा। डीपीएसपी के बाद में फिर हम लोग ने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारा जो भारत है वो कैसा है, वो सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट, सेकुलर मतलब क्या, धर्म निरपेक्ष, मतलब कोई भी प्रकार ऐसा कोई पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करता, वो सारे के सारे धर्म को प्रमोट करता है। उसमें जितने भी धर्म हैं, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ठीक है, कोई भी धर्म हो, वो सारे के सारे धर्म एक साथ में आते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे फीचर्स हम लोग ने देखे थे। कुछ फीचर्स अभी रह गए हैं, वो आज फीचर्स हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे कि एक फीचर है इसका, एक फीचर है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो ये फीचर नंबर है 12, फीचर नंबर 12। ये फीचर जो है, देखो हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, पूरी दुनिया से अलग क्यों है, क्योंकि हमने बेसिकली क्या है, जैसे मैंने कई बार आपको बताया भी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया है, कि जैसे तहरी बनाना है, मैंने कई बार आपको एग्जांपल लिया है। तो तहरी बनाना है तो आपको यहाँ से कुछ लिया, कहीं से चावल लिया, कहीं मसाला लिया, कहीं तेल लिया, कहीं गैस लिया, कहीं कुछ लिया, लेकिन बनाया अपने तरीके से। मतलब ये, इसका मतलब ये है, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो चीज़ें, जैसे मान लो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया, तो आयरलैंड से डीपीएसपी ले लिया, उसको एज इट इज़ अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। जैसे ब्रिटेन से हमने संसद व्यवस्था लिया है, नो डाउट, लेकिन हमने संसद व्यवस्था को जो लिया है, उसको हमने अपने तरीके से, अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपने भारत के कंडीशन के हिसाब से उसको हम लोग लागू किए हैं। जैसे ब्रिटेन में तो क्या होता है, ब्रिटेन में तो कहीं राजा हो रहा है, क्वीन है, क्वीन। तो हम लोग ने ऐसा नहीं किया, हम लोग ने संसद व्यवस्था लिया, लोकसभा राज्यसभा लिया, लेकिन हम लोग ने क्या है, हम लोग ने क्वीन नहीं रखा, हम लोग ने राजा नहीं रखा। हम लोग ने क्या किया, हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है, इसी के माध्यम से हम लोग ने क्या किया, सारे भारतीयों को हम लोग ने क्या किया, एक एज के हिसाब से कि जो भी व्यक्ति, पहले 21 साल थी, अभी उसके बाद में घटा के उसको 18 साल कर दी गई थी। पहले 21 साल रखी गई थी, क्या कि क्योंकि उस समय क्या था, जो मैच्योरिटी लेवल था वो मतलब उनको मानना था कि अभी 18 लेवल पर जो इंडियंस का मैच्योरिटी लेवल है, उस लेवल का नहीं है कि जो है ये लोग सेलेक्ट कर पाए। तो 21 साल रखा गया था कि हर भारतीय, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, या कोई अन्य जाति का हो, कोई भी व्यक्ति हो जो 21 साल का हो जाएगा, वो क्या होगा, वो वोट करेगा। किसके लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, लीडर के लिए, जो संसद का जो हेड होगा। समझ में आया? तो इस वजह से तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं था कि हम लोग ने डायरेक्टली जो चीज़ वहाँ से ले लिया, बिल्कुल एज इट इज़ जो है उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसके क्रिटिक्स भी हैं, क्रिटिक्स में यही सारी चीज़ें हैं। वो क्रिटिक्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रिटिक्स जो है वो बेसिकली मेंस का पार्ट हो जाता है यूपीएससी का, तो वो हम लोग चूँकि मेंस कवर नहीं कर रहे हैं, और वो क्रिटिक्स इंपॉर्टेंट भी नहीं हमारे जो है प्री लेवल तक, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि आपको मैं 1 बाय 1 ऐसे बता दूंगा, लेकिन उसको जो है समझाने की जरूरत उतनी नहीं है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है, ठीक है, यूनिवर्सल माने सबके लिए, ठीक है, सबके लिए समान अधिकार, ठीक है। एडल्ट माने जो है, जो एडल्ट हो जाता है, ठीक है, एडल्ट हो जाता है, एडल्ट माने 21 साल, उस समय 21 साल थी, ठीक है। और फ्रेंचाइजी माने वोट डालने का अधिकार, ठीक। तो वोट डालने का अधिकार जो है उस समय क्या किया गया, 18-21 साल दिया गया, और 21 साल में जो है क्या करेगा इंसान, वो सब। देखो कितनी अच्छी बात है, हमारे देश का जो संविधान है वो इतना अच्छा क्यों है
क्योंकि हमने भले ही जो है दूसरे देशों से लिया है, लेकिन हम लोग ने क्या किया है, उनको कॉपी नहीं किया है। हम लोग ने हाँ उनका इंस्पिरेशन लिया है, उनसे उनका कंसेप्ट देखा है कि हाँ ये ठीक है, और उसको लेके जो है हम लोग ने उसको अपने तरीके से अप्लाई किया है कि हमारे देश में कैसा इंतजाम होना चाहिए। क्योंकि देखो आप देखो, हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबको राइट दे रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात करें, अमेरिका और ये ब्रिटेन की बात करें, तो इन लोगों के यहाँ तो भैया पहली बात तो आप देख लो पहले कैसे वोटिंग सिस्टम था। हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोग इसके पहले जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़े थे तो हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा था क्या कि पहली बात तो ये लोग ब्रिटेन वाले क्या करते थे, वोटिंग जो राइट था उस भैया सबको दिए ही नहीं रखे थे। किसको किसको मिला था, किसको याद करो, किसको मिला था? वो व्यक्ति जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको मिलेगा, है जो बहुत ज़्यादा जिसके पास ज़मीन जाता है उसको मिलेगा, जो बहुत लाखों का करोड़ का जो टैक्स पे करता है उसको मिलेगा। समझ रहे हो? तो कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ को है, उसी को सिर्फ जो है वोटिंग राइट था। उसके बाद में बढ़ते बढ़ते अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद में नए एक्ट से जो है इसको 10% कर दिया गया था, लेकिन 10% के अलावा नहीं था। समझ में आया? तो और अगर हम दूसरे देशों के संविधान की अगर बात करें तो दूसरे देशों के मतलब जैसे अमेरिका ब्रिटेन की बात करें तो इन लोगों में जब संविधान बना तो इन लोगों में वोटिंग राइट जो है जनजात सबको नहीं दी गई थी, वुमेन्स को दिया ही नहीं गया था। रंग के रंग के आधार पर भी जो है भेदभाव होता था। ठीक है, तो कुल मिला के जो है हमारा संविधान इस वजह से ही अच्छा है क्योंकि हम लोग ने क्या है स्टार्टिंग में ही क्या है सबको एडल्ट फ्रेंचाइजी का कंसेप्शन दिया। समझ में आया? ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो है मतलब यही होता है। ठीक है, 21 साल के जो है 21 साल का जो है पहले दिया गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है 1988 में एक अमेंडमेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61 कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स क्या है, पहले क्या हुआ कि जो 21 साल के लोग थे, 20 ईयर्स के लोग थे, उनको जो है वोटिंग राइट दिया गया। ठीक है, वोटिंग राइट दिया गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ, फिर 61st अमेंडमेंट आया। ठीक है, अमेंडमेंट ठीक है, कब 1988 में आया, लेकिन इसको लागू किया गया 1989। ठीक है, इसमें आया तो इसमें ये एज घटा कर क्या कर दी गई, 18 ईयर्स कर दी गई कि अब जो है जो 18 ईयर्स के जो हैं एंड एबव वो लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। आप देखिए सभी लोग जो है, हम सभी लोग जो है चाहे कोई भी इलेक्शन हो उसमें जो है हम लोग अगर कोई 18 साल का है, 18 साल है उसके और एबव है तो वो जाके वोट डालता है बड़ी आराम से। ठीक, और ये क्या है, और ये एक पर्व के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। ठीक है, हमारे देश में जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो क्या है, अगर भारत का पर्व देखा जाए तो भारत का पर्व क्या है, यही हमारे जो है वोटिंग। ठीक है, और यही हम लोग का एक बहुत अच्छा अधिकार है, बहुत अच्छा वेपन है जो सरकार जो है, अगर कोई सरकार अच्छी है, अगर कोई सरकार बेकार है तो उसको सही ट्रैक पर लाने का जो है बहुत बढ़िया हथियार है हम लोग के पास में। कौन सा है, वो वोटिंग के पास। अगर ये हथियार सोचो ना होता तो सरकार क्या करती, सरकार मनमानी करती है। कुछ ऐसे देश जहाँ पर ये वोटिंग राइट है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सरकार जो है, सरकार 30-30, 40-40, 60-60 साल से चल रही है, कभी सरकार चेंज ही नहीं हुई। समझ में आए, है ना? लेकिन हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास क्या है, वोटिंग राइट है। आराम से 5 साल के बाद में आप बदल सकते हो। ठीक है, 5 साल के जो है देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई भी सरकार आती है तो उसको समझने में, जो चीज़ें चल रही हैं उसको समझने में, पुरानी पॉलिसी जो चल रही हैं उसको समझने में, अपनी नई पॉलिसीज लाने के लिए थोड़ा तो समय लगता है। इस वजह से 5 साल देना जो है उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर उन्होंने काम नहीं किया तो क्या करोगे, तुरंत आप जो है तुरंत उनको जो है आप निकाल सकते हो। लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं। सरकार जो है, देखो सरकार क्या करती है, सरकार को डीपीएसपी का भी फॉलो करना है ना। कल हम लोग ने डीपीएसपी पढ़ा कि सरकार अपनी दोबारा आने के लिए वो लोग क्या करते हैं, डीपीएसपी को फॉलो करते हैं। डीपीएसपी मतलब क्या है कि वो जो समाज है, समाज के कल्याण के लिए वो सारी चीज़ें करेंगे जो समाज के कल्याण हो सके, चाहे वो ग्रामीण की रोडें हों, है ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो,
ठीक है, या तो फिर अभी जैसे स्वच्छता अभियान के तहत जो है गांव गांव घर घर जो है टॉयलेट की व्यवस्था सब स्वच्छता अभियान के तहत की गई, समझ में आया, है ना। पेयजल की बात करी गई, है ना। आवास की योजना की बात हुई, ठीक, जनधन योजना की बात हुई, है ना। मैं पर्टिकुलर कोई सरकार और इससे आप मत सोचिएगा, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि समाज के उत्थान के लिए जो है सरकार ये कदम उठाती हैं और ये उठाना पड़ेगा उनको, ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्शन जीतना है, ठीक है, तो ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में जो ये 12वां फंक्शन हो गया, उसके बाद में फिर आता है 13वां फंक्शन, ठीक है। फंक्शन या फीचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो आता है सिंगल सिटीजनशिप, 13वां फंक्शन सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता, बहुत आराम से समझना, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप क्या है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपको समझ में आया होगा। सिंगल सिटीजनशिप माने होता है कि हम पूरे भारत में, देखो बहुत ध्यान से समझना, जैसे ही मान लो ये क्या है, ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ये, और इस भारत में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, इधर मुंबई से लेके बंगाल तक, ठीक है, या अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, जितना भी राज्य है, जितना भी पूरी हमारी कंट्री है, हम कहीं भी निवास करते हैं, कहीं भी निवास अगर करेंगे तो हम लोग क्या हैं, हम लोग इंडियंस हैं। वी आर इंडियंस, वी आर नॉट यूपियंस, वी आर नॉट राजस्थानीज, ठीक। हम लोग किसी भी राज्य के हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, हम लोग यूपी में रहते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, है ना, बिहार में रहते हैं, असम में रहते हैं, त्रिपुरा में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग कोई राज्य के नागरिक नहीं हैं, हम लोग क्या हैं, हमने देश के नागरिक हैं। हमारे देश में सिटीजनशिप जो है सिंगल है, कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप दी गई है कि हम लोग क्या है, हम लोग इंडियंस हैं। हम लोग ऐसा नहीं होता है कि हम लोग को राज्य की अलग नागरिकता दी गई है ना, बिहार के लोग को अलग नागरिकता है ना, यूपी वालों के लिए अलग नागरिकता है, दिल्ली वालों के लिए अलग है, हरियाणा वालों के लिए अलग है, ऐसा नहीं हम लोग के लिए। हाँ, आप जो है वहाँ के निवासी हो सकते हो, निवासी और नागरिकता में अंतर है, आप निवासी हो सकते हो। जैसे बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि साहब हम सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ दिया जाता है, तो बताओ डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों बनाया जाता है। डोमिसाइल माने निवास प्रमाण पत्र जो बनवाया जाता है। आप कहीं भी जैसे मान लो कॉलेज वॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ोगे या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे या बहुत सारी चीज़ें हो, उसमें निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो निवास प्रमाण पत्र क्या है कि आप निवासी हो, कहाँ के निवासी हो, है ना। आप नागरिकता तो आपकी एक है, आपने कहीं भी नहीं लिखा होगा कि आप यूपियन है ना। नागरिकता जब कभी आप फॉर्म भरते हो तो उसमें लिख के आता है नागरिकता, सिटीजनशिप कहाँ की, इंडिया, समझ में, इंडिया लिख के आता है, क्लियर है। तो डोमिसाइल में क्या होता है, उसमें और निवास आपका कहाँ है, पर्टिकुलर निवास आपका बदल सकता है, लेकिन देश आपका बदला तो आप चले ही जाओगे कहीं और ही, समझ रहे हो, दूसरे ही देश चले जाओगे। आपका इंडियन सिटीजनशिप जो है वो नहीं बदल सकती, ठीक है, वो तो आपको एक ही मिलेगी, समझ में। ये नहीं, निवास आपका कई जगह हो सकता। बहुत लोग होते हैं आपका निवास पता चला आपने दिल्ली में भी घर बना रखा है ना, आपने यूपी में भी घर बना रखा है, आपने बिहार में भी घर बना रखा है ना, या यूपी में ही कई जगह बना, तो निवास आपका कई जगह हो सकता है। आपके होता है ना, जब एड्रेस लिखो उसमें, है ना, जब फॉर्म भरो तो उसमें एड्रेस लिखो, लिख के आता है ना रेजिडेंशियल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, है ना, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, दो लिख के आता है कि भाई हो सकता है इंसान के दो एड्रेस हो, है ना, रह कहीं और रहा हो लेकिन इसका परमानेंट कहीं एड्रेस कहीं और हो, जिसके ट्रांसफरेबल जॉब होती है, समझ में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सिंगल सिटीजन हमारे यहाँ सिटीजनशिप कैसी है, सिर्फ सिंगल सिटीजन कैसे ली जाती है और कैसे नहीं होती है, ठीक है, ये 3-4-5 तरीके हैं जिस तरीके से ली जा सकती है। या तो आप जैसे आप यहाँ पर जन्म होता है तो आप बाय बर्थ जो है आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे सिटीजनशिप अगर आप नहीं हैं, आप दूसरे कहीं देश से आ रहे हैं या कहीं मान लो कोई राज्य है जो इंडिया में एक्वायर कर लिया गया है, तो उससे भी सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी इंडियन की। लेकिन वो कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होता है, वो पूरा का पूरा सिंगल सिटीजनशिप जो है चैप्टर है, वो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे
जो वो सिटीजनशिप का चैप्टर होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सिटीजनशिप का समझ में आया होगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या, सिटीजनशिप जो मैंने बताया वो रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी के हो, सिंगल सिटीजनशिप ही आपको मिलेगी। ठीक है। आपको कोई डुअल सिटीजनशिप की हमारे यहाँ नहीं है। जैसे अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में डुअल सिस्टम है। अमेरिका में डुअल सिस्टम है मतलब क्या, अमेरिका में जैसे 50 स्टेट है, तो वो स्टेट की भी सिटीजनशिप है उसको, और अमेरिका की भी अलग है, अमेरिका की भी अलग है। समझ में आया? अमेरिका की भी सिटीजनशिप है और स्टेट की भी, वहाँ डुअल सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ यूपी की सिटीजनशिप नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ इंडियन की है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद फिर अगर 14th इसकी जो है फीचर की बात करें तो 14th फीचर इसका है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाई गई हैं। ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है। 14th नंबर है इंडिपेंडेंट बॉडीज़, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाई गई हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंस बॉडी, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे इतने काबिल इंसान और इस ज़बरदस्त सोच के साथ में उन्होंने बनाया है। सोचो उस समय बनाया था, लेकिन उस समय भी इनको मालूम था कि हम कुछ ऐसी बॉडीज़ को, भले ही हम संविधान बना रहे हैं, हम संसद को बना रहे हैं, ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट को बना रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन को बना रहे हैं, ठीक है, हम यूपीएससी को बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे रिक्रूटिंग एजेंसी को बना रहे हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी एजेंसियां बनाएंगे जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, माने स्वतंत्र होनी चाहिए। वो अपने आप का डिसीजन लेने के लिए उनके ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन राइट्स हैं वो राइट्स हो ही नहीं पाएंगे। जो जितनी हमने फीचर्स की बात करी वो हो ही नहीं पाएगा। जैसे इंडिपेंडेंट का अगर बॉडीज़ की बात करें तो जैसे कुछ बॉडीज़ हैं, जैसे नंबर 1 की बात करें इलेक्शन कमीशन, पहली बॉडी जो इंडिपेंडेंट बॉडी है ये इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि क्या करती है, ये इलेक्शन कंडक्ट कराती है। ये इलेक्शन बॉडी किसकी है, ये इलेक्शन बॉडी ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो स्टेट का है उसका भी, वो भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। अभी मैं एक बात आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, ये क्या करता है, इसको इंडिपेंडेंट इस वजह से बनाया गया है कि ये बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के इलेक्शन को कंडक्ट करवाए। अगर सोचो किसका करवाए, पहली बात तो ये समझ लो, किसका करवाना है, इलेक्शन करवाना है, ये उसमें संसद का कराना है, पार्लियामेंट में का करवाना है। पार्लियामेंट माने क्या, पार्लियामेंट माने लोकसभा भी आ जाएगा और राज्यसभा भी आ जाएगा। क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात, किसका कराएगा, प्रेसिडेंट का कराता है, ठीक है, और किसका कराएगा, वाइस प्रेसिडेंट का कराएगा, ठीक है। ये जो है हमारे उसके इलेक्शन करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा किसका कराएगा, जो हमारी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, विधानसभा है, विधानसभा का भी कराएगा, ठीक है। विधानसभा जो है उनके भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट की, स्टेट लेजिस्लेटिव वो असेंबली। जैसे हमारे यहाँ, जैसे यूपी की मान लो बात करें तो यूपी की जो विधानसभा है उसका भी इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट क्यों रखा गया है, इंडिपेंडेंट माने ये होता है कि जब इसके पास पावर आती है, मतलब इलेक्शन होता है, तो सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है, इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है। उस समय जितनी भी रिक्रूटमेंट, मतलब जैसे पुलिस की पावर है, पुलिस को नियुक्त करना, पुलिस की जितनी भी चीज़ें धारा 144 लगा के, ठीक है। इस समय क्या है, अगर प्रधानमंत्री ऑफिस से भी अगर कोई चीज़ें आती हैं, कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो वो भी उसके लिए क्या बाध्य नहीं है वो मानने के लिए।
समझ में आया? पूरी की पूरी संपूर्ण पावर आ जाती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन जो है अपने अपने विचार से, अपने तरीके से, अपनी पूरी पावर को यूज़ करते हुए ये सारे इलेक्शन कंडक्ट कराती है। अब सोचो अगर ये क्या है, अगर ये वो होती, इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो क्या होता? जो भी रूलिंग पार्टी होती सेंटर में या जहाँ का भी इलेक्शन करा रही, ठीक, तो जो भी रूलिंग पार्टी होती वो क्या करती? अपना सेटिंग करती, और सेटिंग करने के बाद में वही इंसान को जो है, वही इंसान को वो इलेक्शन वो उससे बोलती इलेक्शन कमीशन से कि भाई हमारा फला फला इंसान है, इसी को जिताना है। तो क्या होता? वही जीतता, जैसे दूसरे देशों में चला आ रहा है। वहाँ क्या है, वहाँ इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे अभी मैंने बताया कि इलेक्शन वो जो हमारा यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी का सिस्टम है वो फेल हो जाता अगर ये इंडिपेंडेंट ना रह जाती। भले ही हम लोग यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी के मारे वोट डालते, लेकिन क्या है, सेटिंग तो ऊपर हो रही है और ऊपर सेटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता, कोई मतलब ही ना होता यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी। हम लोग क्या है, हम लोग जाते वोट डाल के आते, पता लगा किसी और को वोट डाल के आए, लेकिन जीती वही पार्टी जो रूल कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी बढ़िया से सिस्टम है, इंडिपेंडेंट है नहीं, उसका कंट्रोल है, और कंट्रोल है तो भाई जो उसके जो इंफीरियर ऑफिसर्स होंगे उनको क्या बोलेगा, भाई यही करो, वो जो बोलेगा वही करेंगे। समझ में है? तो इसी वजह से क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन को क्या किया गया है, ये इंडिपेंडेंट बनाया गया है। और स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होता है ये भी इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन स्टेट में आपको मालूम है थोड़ा बहुत दिक्कतें होने लगती हैं स्टेट में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? और कौन सी बात, और कौन सी बॉडीज़ हैं जो इंडिपेंडेंट हैं? जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया नंबर 1, ठीक है। दूसरी की बात करें, जैसे नंबर 2 बी मतलब कैग। कैग माने कौन? कैग माने बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन? कंट्रोलर नहीं है, एम है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कौन है भाई साहब? ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी है, भारत की सबसे ऊंची या सबसे बड़ी, सबसे सर्वोच्च लेवल की बॉडी है, जो कि भारत के एक्सपेंस को, भारत ने क्या खर्च किया, भारत के लेखा जोखा को ऑडिट करती है। ये आप समझ लो, ठीक है। क्या करती है? ऑडिट करती है। भारत के सबसे बड़ी संस्था जो ऑडिटिंग करती है, ठीक है। तो ये जितने भी भारत में जितना भी पैसा खर्च होता है, जितना अलॉटमेंट होता है, जितना बजट आया, कितना पैसा एलोकेट हुआ, कितना पैसा कहाँ गया, किस सेक्शन को एलोकेट हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कब खर्च हुआ, कौन सा पैसा बच गया है, क्यों बच गया है, ठीक है। और कहाँ पैसा जो है फिजूल खर्च हुआ है और कहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, वो सारी की सारी जानकारी कौन देता है? कैग। आपने देखा होगा जितने भी मैक्सिमम जो भ्रष्टाचार की जो बातें होती हैं, जो रिवील होते हैं, वो कौन करता है? यही कैग करता है। जब कैग ऑडिट करता है तो पता चलता है कि साहब कि जहाँ पर एलोकेशन जो है पैसा जितना हुआ था, ठीक है, वहाँ पर अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल नहीं हुआ है, और जहाँ पर नहीं होना चाहिए था, जो जैसे तुम्हारा ये 2G स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें उनका रिवील जो है कैग ने किया है। जैसे मान लो क्या हुआ, कोई सामान है, मान लो 100 रुपये में खरीदनी थी, पता चला कि वो 1000 रुपये की सामान खरीदी गई है, ठीक है, 1000 रुपये की। तो ये क्या है? ये क्या है? ये तुम्हारा करप्शन है। ये क्या है? भ्रष्टाचार, करप्शन है। भाई 100 रुपये की सामान आप उसमें दिखा रहे हो कि 1000 रुपये की सामान मिली है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक, तो ये क्या है? करप्शन है। इसी में क्या होता है? घपला होता है, ठीक। तो ये सारी की सारी जो ऑडिटिंग होती है कौन करेगा? कैग करेगा, ठीक है। हम अच्छे से कैग, ये सारी संस्थाएं जो है हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे भी। अभी जो है खाली इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में जान लो कि सब ये इंडिपेंडेंट बॉडी हमारे संविधान में है। क्लियर है? नेक्स्ट, फिर अगर हम बात करें जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी
SE, ठीक है, SC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या संस्था है? ये भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था है जो रिक्रूटमेंट करेगी किसका? रिक्रूटमेंट करेगी किसका? हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं जो भारत को चला रहे हैं। आप ये समझ लो, जो भारत को जो चला रहे हैं, ठीक है, वो कौन चला रहा है? यही IAS अधिकारी ही चला रहे हैं। समझ रहे हो? ये सबको मालूम भी है। जो आप देखिए, आप जैसे कम एज पर आप अगर IAS बन जाते हैं, ठीक है, 21, 22, 23 साल में अगर IAS बन जाते हैं, तो आपको ये समझ लो कि 80-90% चांसेस होता है, 95% चांसेस होता है कि अगर सब सरकार से सबसे बहुत बढ़िया सिस्टम रहा तो आप जो है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट जो सेक्रेटरी होता है, वहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी आप निश्चित तौर पर बन जाओगे। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो आप जो है यहाँ पर, और ये कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो इतना पावरफुल होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की समझ लो ये लगभग कहो दिन में 20 बार जो है प्रधानमंत्री से इसकी मुलाकात होती है। समझ रहे हो, इतनी बड़ी पावर होती है इसके पास, और इसकी सलाह लगभग फाइनल होती है। जो प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री होते हैं वो मानते ही मानते हैं, लगभग जितनी सलाह देगा उसमें जो है सब। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या है, ये ऐसे इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, ठीक है, इतने साल की, करीब 30-35 साल की सर्विस हो जाती है, ठीक है, तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से इनको नॉलेज होता है हर फील्ड का, है ना, कि इनकी जो सलाह होती है लगभग अंतिम होती है, और वही जो है प्रधानमंत्री या अन्य कैबिनेट मिनिस्टर जो है इसको मान लेते हैं। समझ में आए? तो ये UPSC जो होती है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर अच्छे व्यक्ति जाएं, ऐसे व्यक्ति कभी, अच्छा UPSC जो है, आज तक आपने देखा होगा कि UPSC में आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, आप रेलवे की तैयारी कर रहे होगे, रेलवे फॉर्म भरते होगे, है ना, स्टेट एग्ज़ाम के फॉर्म भरते होगे, SSC का इवेंट फॉर्म भरते होगे, ठीक है, सब जगह आप देखते होगे कहीं ना कहीं घपला है। होता क्या है, जब आपने फॉर्म भरा, पता चला वो फॉर्म भर लिया, पेमेंट हो गई, सारी चीज़ें हो गई, पता चला एग्ज़ाम रद्द हो गया, है ना, एग्ज़ाम वो वही कैंसिल ही हो गया, ठीक, नोटिफिकेशन, या आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद पता चला चीटिंग हो गई, है ना, वो पकड़ेगा, ये हो गया, वो हो गया, जिसकी वजह से घपला मतलब हरे उसमें होता है। लेकिन कभी भी आपने UPSC में आपने ये चीज़, खैर अभी तक ये अच्छी बात है कि UPSC में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति को रिक्रूटमेंट करा रही है जो पूरे देश के सबसे हाईली इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर ऐसे हुआ, पार्शियलिटी होने लगी, तो पता चला क्या है, अगर ये इंडिपेंडेंट बॉडी अगर नहीं होती तो होता क्या भाई, नेता और ये सारे लोग जो हाईली ऊपर पोस्ट पर बैठे हुए हैं, क्या करते हैं, भैया हमारे बंदा रखो, ठीक, क्योंकि यही मेन डिसीजन मेकिंग होंगे, और यही लोग क्या है अपने अपने बंदे बैठा देंगे। तो इस वजह से क्या है, ऐसी संस्था को जो है क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना पड़ता है। समझ में आए? इसी वजह से इन्होंने इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया। क्लियर है? जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई ये 14वां फंक्शन, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 15th इसका जो है जो फीचर है, 15th फीचर है वो है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी, ठीक है, 15th पोजीशन, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक। अब इमरजेंसी प्रोविजन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस समय सोच लिया था कि साहब हमारे यहाँ जो है कभी ऐसा सिचुएशन आ सकती है कि हमारे देश में जो है कुछ दिक्कत आ जाए, आर्थिक दिक्कत आ जाए, या कॉन्स्टिट्यूशनरी जो मशीनरी है वो फेल हो जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, या फाइनेंशियली दिक्कत आ जाए, या कहीं देश में ही कोई बवाल हो जाए, या देश और देश किसी अन्य देश के साथ में बवाल हो जाए, तो उस अवस्था में हम लोग क्या है, इमरजेंसी का प्रोविज़न उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रखा था। हमारे यहाँ इमरजेंसी जो होती है बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं,
ठीक है, हम लोग इमरजेंसी के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इमरजेंसी कैसे लागू होती, कब लागू हुई थी, ठीक है, और कैसे कैसे उसको जो है हटाया जा सकता है, कितने दिनों के लिए लागू, पूरा अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इमरजेंसी चैप्टर में। लेकिन थोड़ी सी बातें हम लोग फीचर है चूँकि इस वजह से पढ़ लेते हैं। इमरजेंसी मैंने जैसे बताया हमारे यहाँ 3 प्रकार की इमरजेंसी बेसिकली दे रखी है। नंबर 1 एक है तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, कौन कौन सी इमरजेंसी है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। दूसरा है आर्टिकल 356, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इन स्टेट, या इसी को हम लोग राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं इसको, ठीक है। आर्टिकल ये हो गया। एक होती है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 टाइप की बेसिकली हमारे यहाँ इमरजेंसी बताई गई हैं। पहली आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी जो है ये क्या होती है, ये ऐसी इमरजेंसी है जब हमारे यहाँ स्टेट में मतलब कंट्री में क्या हो जाए, कोई नेशनल मतलब जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस आ जाए, आर्म्ड रिबेलियन जिसको हम लोग ने उसको बदल के आर्म्ड रिबेलियन का नाम दिया गया है, आर्म्ड रेबिलियन का प्रोसेस हो जाए, या हमारा देश से किसी देश की जो है लड़ाई हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो है हम लोग इसको लगा सकते हैं, कौन सी, नेशनल इमरजेंसी को। आज तक 3 बार बेसिकली लगाई जा चुकी है। कौन सी, ये वाली 1961 में लगाई गई थी, 71 में, 1961, 62 में ऐसे करके कुछ लगाई थी, ठीक है, 71 में लगाई गई, और 71 में हाँ लगाई गई थी, और एक बार और लगाई गई थी, 3 बार ही बेसिकली लगी है, ठीक है, मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा, ईयर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 3 बार बेसिकली ये जो है इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। और इसके अलावा अगर हम 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करें, तो प्रेसिडेंट रूल जो होती है ये क्या होता है, ये कब लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल तब लगाया जाता है जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल जो है मतलब मिसयूज़ हो रहा है, ठीक, कोई काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से नहीं हो रहा है, या तो फिर क्या हुआ है कि जो सेंटर जो है कोई आदेश दे रहा है, कोई सेंटर जो है मान लो कोई लॉ पास किया है और स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस अवस्था में भी जो है प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और ये बड़ा खेल होता है हमारे देश में, जो है बड़ा खेल होता है कि प्रेसिडेंट रूल बात पर लगाया जाता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल हमारे यहाँ बहुत बार लग चुका है, ठीक है, क्योंकि ये लगता ही रहता है, कहीं इस स्टेट में लगा है, कहीं उस स्टेट में लगा है, कहीं उस स्टेट में लगा है, तो ये लगता ही रहता है। यूपी की अगर बात करें तो बहुत लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर इन स्टेट। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये ऐसी अवस्था है जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटस जो है बिल्कुल डामाडोल हो जाए, बिल्कुल ख़राब हो जाए, हम लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो जाएं, तो उस अवस्था में जो है हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करेंगे। लेकिन आज तक कभी ये लागू नहीं हुई। एक बार बात चली थी 91-92 में बात चली थी, लेकिन उस समय बात मतलब थोड़ा मंथन हो रहा था कि कैसे करके हम कुछ करें, लेकिन क्या हुआ, उसका विकल्प हम लोग ने ढूंढ लिया, ठीक है, क्योंकि उस समय जो है सरकार जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो है मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जो है बहुत काबिल इंसान, इतने काबिल इंसान, हमें भारत की तो छोड़ दो, अमेरिका को जो है जो सुधार देते हैं, ठीक है, तो बहुत ही काबिल इंसान है मनमोहन जी। तो इसकी वजह से उन्होंने उबार लिया, एलपीजी मॉडल और बहुत सारी चीज़ें सब कंसेप्ट लेके आए, जिसकी वजह से उबर गई और दिक्कत कोई नहीं हुई। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आज तक हम लोग जो है लागू नहीं हुई। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी इमरजेंसी प्रोविज़न भी जो है हमारा एक फीचर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ये इमरजेंसी फीचर हो गया। इसके अलावा
ये हो गया तुम्हारे 15 फीचर हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं फीचर नंबर 16, 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट। ठीक है, 3 टियर गवर्नमेंट। ठीक, हाँ देखो, अब देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना ज़बरदस्त है, इसी वजह से ज़बरदस्त है क्योंकि देखो ये फीचर्स बता रहे हैं हमारे यहाँ सरकार। जैसे अब देखो भाई, हमने क्या किया, हमने भाई लोकसभा दूसरे देशों से जो है कंसेप्ट लिया, लेकिन वही मैंने बताया ना, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया, मैंने ज़रूर हम लोग ने दूसरे देशों से सामान लिया, लेकिन उसको बनाया अपने तरीके से है। वो ये देखो, ये है जिन देशों से हम लोग ने ये कंसेप्ट लिया, वहाँ पर कैसी गवर्नमेंट है, 2 टियर गवर्नमेंट है। कैसी गवर्नमेंट है, 2 टियर, एक सेंटर है और एक स्टेट है, बस हो गया। लेकिन हमारे यहाँ कैसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जैसे गांधी जी, इनका हमेशा मानना था कि साहब अगर कोई भी देश का जो उद्धान हो सकता है, या कोई भी देश, अगर भारत की ही बात करें तो भारत जो है, भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की है, और अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र को अगर अनछुआ करेंगे तो कैसे हमारा देश का उद्धान होगा। तो ग्रामीण को पकड़ना, ग्रामीण का डेवलपमेंट करना, ये प्राइम हमारा फोकस होना चाहिए। तो इन गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमारी सरकार में, हालांकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में हम लोग ने सेंटर और स्टेट रखा, लेकिन गांधी जी को हम लोग ने अवॉइड नहीं किया। डीपीएसपी के माध्यम से मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से आर्टिकल 40 हम लोग ने ग्राम पंचायत के बारे में दे रखा है। और हमने समय रहते हुए, क्योंकि स्टार्टिंग में उस लेवल के हम लोग नहीं थे कि इतने बड़े बड़े इलेक्शन करवा पाएँ, और उस लेवल पर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी ये करा पाएँ। तो हम लोग ने क्या किया, पहले स्टार्टिंग में हम लोग ने सेंटर और स्टेट रखा 2 टियर, लेकिन बाद में क्या किया, हम लोग ने जैसे ही थोड़ा सा हम लोग संभल पाए, तो हम लोग ने क्या किया कि 3 टियर गवर्नमेंट का कंसेप्ट रखा, गांधी जी को फॉलो किया। और हम लोग ने एक सेंटर में, एक स्टेट में, और एक हम लोग ने जो लोकल गवर्नमेंट भी हम लोग ने किया। लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पर जो है हम लोग ने किया। लोकल लेवल पर मतलब क्या है, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। नगरों में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो जाएगी, और ग्रामीण में क्या, ग्राम पंचायत हो जाएगी। तो हम लोगों ने, मतलब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं बन गया। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जैसे मैंने हमेशा बताया कि ग्रामीण से लेके संसद भवन तक हर एक चीज़ लिखित है। तो इस वजह से जो है हम लोग ने 3 टियर गवर्नमेंट का जो है कंसेप्ट रखा। ठीक है, 73rd और 74th अमेंडमेंट से जो है 1992 से जो है हम लोग ने इसको जो है 3 टियर गवर्नमेंट को ऐड किया गया। ठीक है, 73rd और 74th अमेंडमेंट से। ठीक है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 या 1992-93 था। ठीक है, 92-93। ठीक है, इसमें हम लोग ने जो है इसको रखा। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, और इसके लिए हम लोग ने पार्ट 9 हम लोग ने इसको जोड़ा है, और नया शेड्यूल 11 इसमें जोड़ा गया था। समझ में आया? तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि हम लोग ने पंचायती राज व्यवस्था और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में भी हम लोग ने सोचा। इसी वजह से हम लोग के पास कैसी गवर्नमेंट है, 3 टियर गवर्नमेंट होती है। ठीक है, सेंटर है, स्टेट है, राज्यों में स्टेट है, और जो है उसमें सबसे नीचे क्या है, लोकल गवर्नमेंट। और ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसका इलेक्शन कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ना, सेंटर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है इसका इलेक्शन कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट इसका फीचर है 17 नंबर, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज 17 नंबर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, देखो सोचो उस समय लोगों ने क्या सोचा कि भाई सरकार जो है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार बना दिया, 3 टियर गवर्नमेंट बना दिया, सब कुछ है, सब सारी व्यवस्था है, लेकिन होता क्या है कि छोटे छोटे लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर कुछ ऐसी सोसाइटीज़ को भी अनुमति अगर दी जाए, ठीक है, अगर अनुमति दी जाए कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी अपनी बना सकें और वो सोसाइटी के माध्यम से अपनी पर्टिकुलर सोसाइटी के उत्थान के लिए वो अगर कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है। अगर वो आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई परचून की दुकान वाला है, परचून मतलब जनरल मर्चेंट शॉप वाला जो बंदा है, ठीक है, उसने क्या किया कि उन लोगों ने एक अपनी पर्टिकुलर सोसाइटी बनाई, जनरल मर्चेंट एसोसिएशन करके एक पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, और उसमें क्या किया, उसमें सब पैसे कुछ पैसे अपना रोज हर महीने इकट्ठा करते हैं या हर दिन इकट्ठा करते हैं, जैसा भी उनका सोसाइटी में डिसाइड हुआ। तो वो सोसाइटी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने से फ़ायदा क्या होंगे कि मान लो जैसे सब लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग उसके मेंबर हैं, और 100 लोगों में मतलब किसी एक व्यक्ति को जो है कोई समस्या आ गई, तो वही कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं बैंक, ना कहीं कुछ, कहीं सरकार, कहीं कुछ नहीं जाना। वो सोसाइटी क्या करेगी, जो फंड है उसी फंड में से उस बंदे का क्या करेंगी, हेल्प हो जाएगी, और वो बंदा जो है अपना जो भी उसके नियम होंगे वो उस हिसाब से उसको पे कर देगा। तो एक कोऑपरेटिव लेवल पर, एक सोसाइटी लेवल पर जो है, कम्युनिटी लेवल पर, ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट जो है हमारे यहाँ चलता है। तो ये भी एक अभिन्न फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो करीब 17 फीचर हो गए, और ये 17 फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये बताते हैं क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना जो वास्ट बना है, इतना जो वृहद, इतना ज़बरदस्त बना हुआ है, वो क्यों बना है, ये हमारे फीचर्स बता रहे हैं। मैंने 17 फीचर्स इसमें जिक्र किया है, और शायद 17 फीचर्स के माध्यम से पूरा का पूरा संविधान के दर्शन हो गए हैं कि हमारे संविधान में बेसिकली है क्या, समझ में आए। तो ये 17 फीचर्स कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो होते हैं, जो उंगली उठाने वाले, वो उठाते हैं। जैसे अंग्रेज लोगों ने क्रिटिक्स किया, और कुछ क्रिटिक्स हैं जो कि हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ जो हेडिंग्स है वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोला है। वो क्रिटिक्स हम लोग पढ़ने वाले नहीं, क्योंकि मेंस का पार्ट होता है, ठीक है। और जैसे अब देखो, अंग्रेज लोग ज़्यादातर, इंडियंस भी कुछ कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंग्रेज जो है मैक्सिमम जो है क्या रहे। अंग्रेज लोग क्या बोले हैं कि साहब इतना बड़ा बना दियो, सब कुछ है, ये है वो है, लेकिन ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हम है ना, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अंदर नहीं जाऊंगा इसको, ठीक है, मैं एक बात बस खाली ऐसा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कहा कि कार्बन कॉपी ऑफ 1935 है ना, ये तो एक कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट जो है, जो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हम लोग ने बनाया था, उसका कार्बन कॉपी है, तो है ना, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम लोग ने वहाँ से लिया है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि अन इंडियन और एंटी इंडियन, अन इंडियन, इंडियंस के द्वारा, मतलब कह रहे हैं कि एंटी इंडियन है, एंटी इंडियन मतलब कि इंडियंस के फेवर में है ही नहीं, क्या ऐसा है? कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं, ठीक है। एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, अन गांधीयन, अरे भाई कह रहे हैं कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, मतलब गांधी जी को किया ही नहीं गया। गांधी जी को अगर ये फेवर ना मिला होता, तो ये लोकल गवर्नमेंट में हम लोग ने अभी देखा कि लोकल गवर्नमेंट के जो 3 टियर सिस्टम हमारे यहाँ है, वो कैसे आ जाता, ठीक, अगर उनको निगलेक्ट कर दिए होते, ठीक है। और एल्फेंटाइन साइज, मतलब बहुत ज़्यादा बृहद है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। पैराडाइज ऑफ लॉयर है, लॉयर्स के पैराडाइज, मतलब वही उनका जो बोलबाला रहा, तो बोलबाला रहा, इसी वजह से तो अच्छा बन गया, क्योंकि इतना बृहद हम लोग में कॉन्स्टिट्यूशन को जो है, हम लोग कहीं भी आज भी देखो, कोई भी अगर कोई बात हो जाती है, कोई क्राइम हो जाता है, या मान लो कोई हमको कोई उल्टा कोई फंसा देता है, तो हम लोग यही कॉन्स्टिट्यूशन, यही CRPC IPC को जो है हम लोग सहारा लेते हैं, इनकी वजह से ही हम लोग बच पाते हैं। तो अगर वो लॉयर्स के वो जो बोलबाला ना होता, तो शायद हम लोग उस लेवल पर ना पहुंच पाते और बच ना पाते, समझ में। तो ये जो है हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था।
उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी है कि आपको समझाने की एक एक चीज़ को, ठीक है। और अगर सबको समझ में आया है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक करना। और सभी से रिक्वेस्ट है सब लोग इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा उसको लाइक और व्यू और सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं भी मोटिवेट होगा, आप भी अच्छा कर पाओगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच।